तो चलिए, जैसा कि हम कक्षा जो 10वीं का आपका चौथा चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में अब तक हमने टोटल 3 पार्ट कंप्लीट कर दिया था। हमने लैंगिक विविधता, लैंगिक भेदभाव या लैंगिक जो मसले थे उसको हमने पढ़ा, धर्म पढ़ा, धार्मिक धार्मिक भेदभाव को पढ़ा, सांप्रदाय तक पढ़ा, धार्मिक संप्रदाय तक, इन सभी चीजों को हमने पढ़ लिया, देख लिया। अब अगला जो टॉपिक है वह है हमारा जाति, जातिगत भेदभाव, जातिगत सांप्रदायिकता, जाति में राजनीति या जातिगत राजनीति, इन सब के बारे में जो है आज का इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस पार्ट के साथ यानी पार्ट 4 के साथ आपका जो चैप्टर है यह समाप्त हो जाए। इसके बाद आपको कोई दूसरा पार्ट देखने की कोई जरूरत ना पड़े। और मैं जो आपको बताऊंगा, उम्मीद करूंगा कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि चीजें ना समझ में आए तो लाइव चैट में है, कमेंट करके बताइए। चलिए तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे विश्व का अगर आप इतिहास पढ़ ले, पूरे विश्व के अगर आप समाज को पढ़ ले, तो ये कोई दरार नहीं है, हर देश में लैंगिक असमानता आपको देखने को मिलेगी। स्त्री पुरुष को लेकर भेदभाव, विविधता देखने को मिलेगी, जाति के लेकर भेदभाव, विविधता देखने को मिलेगी। लेकिन भारत ही दुनिया में इकलौता ऐसा देश है, शायद अपवाद स्वरूप कोई देश हो, ठीक है, लेकिन भारत ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर जातिगत भेदभाव भी देखने को मिलता है। यानी हमारे देश में धार्मिक भेदभाव देखने को मिलता है, लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है, प्लस जातिगत भेदभाव भी देखने को मिलता है। यानी भारत में जितना विविधता वाला देश है उतना कहीं ना कहीं असमानता है, भेदभाव, शोषण, सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारतीय समाज में आपको जातिगत भेदभाव, जातिगत असमानता, जातिगत कुरीतियां, सब कुछ आपको देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि भारत में ही क्यों दिखने को मिलता है, और ये सवाल आता है कि भारत में, ये विश्व में जाति आखिर आया कैसे, जातियों में इतनी भेदभाव हुआ कैसे, जातियों में इतनी विविधता हुई कैसी, इन सभी चीजें हुई कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। देखिए, अगर उसको जानने का है तो हमको भारतीय समाज का या भारतीय उपमहाद्वीप का हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम नागरिक शास्त्र पढ़ने आए हैं, इतिहास पढ़ेंगे नहीं। और इतिहास हमने पढ़ा है या पढ़ सकते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, हालांकि मैं नागरिक शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, पहले बता दो, इतिहास के कुछ बिंदुओं को मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि भारत में इतना जातिगत भेदभाव क्यों होता है, भेदभाव क्यों होता है, और इतनी असमानताएं क्यों देखने को मिलती है, इतनी समस्याएं क्यों देखने को मिलती है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। देखिए, इतनी सारी जातियां आई कैसी। जब इंसान आदि मानव था, जब वो खुले जंगलों, खुले पहाड़ों, खुले क्षेत्र में रहता था, तो कोई जाति नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जिसका मन जैसा करता था, खाता पीता जीता था, मस्त था। आदि मानव की जिंदगी जो थी एक तरह के मस्त थी। उनको किसी भी चीज से कुछ लेना नहीं था, धर्म से नहीं, जाति से नहीं, लिंग से नहीं, यानी स्त्री पुरुष से नहीं, किसी कुछ नहीं लेना देना था, एकदम मस्त थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, इंसानों का जो बुद्धि है, जो दिमाग है, उसका क्या विकास होते गया। और जब इंसानों का विकास होते गया तो धीरे धीरे इंसानों ने सभी चीजों का विकास किया, सभी चीजों का खोज किया। जैसे पहले इंसान जो कच्चा मांस था, किसी को जानवर देखा, पत्थर उठाया, किसी जानवर का हड्डी उठाया, उसे मार दिया और उसे कच्चा खाने लगा। बाद में उसको लगा कि पत्थर उठा के मार दिया या हड्डी उठा के मार दिया, उसको चोट लगा, मर गया। क्या पत्थर और इन हड्डी को आपस में मार के कुछ बनाया जा सकता है? उसने सोचा हाँ, कि ये हड्डी है किसी जानवर की, पीठ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, ये कोई निखोला पड़ता है, इसको बांध दिया। अब बांधने कैसे? उसने देखा कोई ऐसा जंगली पेड़ है, कुछ पेड़ है, उसी से बांध दिया। अब उसको कुछ हथियार मिला, अब वो किसी से को भी मार सकता है। मारने को जानवर को भी मार सकता है, मारने को अपने आप को भी मार सकता है, या अपने जैसे लोगों को भी मार सकता है। इंसान का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ। इंसानों ने आग की खोज की। इंसानों ने पहले आग नहीं था, कच्चे मांस को खाते थे। यानी धीरे धीरे एक तरह से इंसानों का जो है विकास हुआ। और जैसे जैसे विकास होता गया, इंसान को बहुत चीजों का नॉलेज होते गया, बहुत चीजों का नॉलेज होते गया। उनको कृषि संबंधित जानकारी होने लगी, पशुपालन से संबंधित जानकारी होने लगी, शिकार से संबंधित जानकारी होने लगी, वेशभूषा, शरीर से कुछ ढकने के लिए उससे कुछ जानकारी होने लगी, घर से संबंधित कुछ जानकारी होने लगी, बर्तन बनाने संबंधित कुछ जानकारी होने लगी, कुछ संसाधनों संबंधित उनको जानकारी होने लगी। कहीं पर आने जाने का तो एक घोड़ा, गधा, जो भी है पकड़ लो। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप शुरुआती दौर में घोड़ा देखने को तो नहीं मिला, कोई भी जानवर इसका बना लो। पहले किसी जानवर को मारते थे, खींच चले जाते थे। बाद में उन्होंने सोचा कि चलो कुछ लकड़ी का कुछ बना, उस पर रख के खींचे, फिर पहिए का निर्माण किया।
बर्तन मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया, आग पर नियंत्रण पाया, कृषि को कुछ हथियार बनाया, औजार बनाए, शिकार के लिए कुछ हथियार बनाए। यानी इंसानों का धीरे धीरे विकास होता गया और उनके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, धीरे धीरे कई सारे विकल्प मिलते गए, बहुत सारी चीजें उनके पास आने गए, बहुत सारी तकनीक उनके पास आ गया, बहुत सारी योग्यता आ गया। और एक समय बाद ऐसा होने लगा, किसी एक आदि मानव, अब तो आदि मानव रहा नहीं, अब किसी एक मानव के लिए संभव नहीं था कि वो कृषि का कार्य भी कर ले, पशुपालन भी कर ले, शिकार भी कर ले, बर्तन भी बना ले, घर के लिए कुछ फूस उसका इकट्ठा करके, सूखे चीजों का इकट्ठा करते वो घर का छांव कर ले, मछली भी पकड़ ले। संभव ही नहीं रहा कि अब इंसान कर ले। तो अब इंसानों के लिए समस्या थी, करे क्या, क्योंकि जरूरत तो सभी चीजों के लिए, कृषि भी जरूरत है, पशुपालन भी जरूरत है, शिकार भी जरूरत है, फल भी जरूरत है, गर्मी आ गया, ठंडी आ गया तो उसके लिए कुछ गर्म कपड़े की कुछ जरूरत है, सबकी सभी चीजों का जरूरत है। और एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। तो अब समस्या है कि अब करे क्या, इससे कैसे निपटे, जो कि इंसानों को उस समय दिन प्रतिदिन जो बुद्धि था, जो बौद्धिक क्षमता था, वो विकास होते गया। तो इंसानों ने क्या किया, अपने जो काम थे उस सभी कामों को उन्होंने बांट लिया। उन्होंने क्या किया, अपने कामों को उन्होंने बांट लिया, क्योंकि वो समझ जाए कि अब सारे सारे काम तो हमने करेंगे। तो शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा तो काम तो नहीं थे, लेकिन इतने काम थे कि एक व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो लोगों ने क्या किया, अपने अपने काम को बांट लिया। अब ये कह दिया कि भाई कृषि करना केवल यही लोग करेंगे, वो तो फिक्स नहीं था कि आप ही करोगे, वो तो ऑप्शन के ऊपर था कि चलो भाई जिसको कृषि करना है वो कृषि कर ले, जिसको शिकार करना है वो शिकारी बन जाए, जिसको पशुपालन करना है वो पशुओं को पाले, जिसको मिट्टी के बर्तन बनाना है वो मिट्टी के बर्तन बनाए, जिसको कृषि के उपकरण बनाना है वो कृषि के उपकरण बनाए, जिसको अन्य कोई कार्य करना है वो कार्य करे। सबके लिए काम बट गया। अब एक इंसान उसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर जाता था, क्योंकि पहले एक इंसान था उसको लिए सारे काम करना पड़ता था कि खेतों में जाके कृषि भी करे, पशुपालन भी करे, शायद शिकार भी करे, बर्तन भी बनाए, सब कुछ करना पड़ता था। अब इंसान के लिए काम आसान हो गया कि अब जो इंसान था उसके लिए क्या काम आसान हो गया। तो उस समय अब क्या हो गया था, जरूरी नहीं था कि एक ही व्यक्ति एक ही काम करे, फिक्स नहीं था। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति है जिसके जो कृषि का काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका बेटा जो है कृषि करे, शायद वो शिकारी भी बन सकता है या वह शिकार भी करे। और जरूरी नहीं है कि अगर वो शिकारी है तो उसकी बीवी जो है वो भी शिकार करे, कृषि करे, शायद हो सकता है मिट्टी के बर्तन बना सके या उसका बेटा जो है मिट्टी का बर्तन बना सके। तो कहने का क्या मतलब है, जब हम आदि मानव थे, तो जब हमारे बुद्धि का, बौद्धिक क्षमता का जब विकास नहीं हुआ था, तो हमारे पास कुछ ज्यादा ना तो योग्यता थी, ना तो हम ज्यादा चीजों को जानते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे। कोई भी जानवर देखा पत्थर उठा के मार दिया, किसी जानवर की हड्डी उठा के मार दिया, मर गया, कच्चा उसे खा लिए। रहने के लिए जो प्राकृतिक गुफाएं थी वो प्राकृतिक गुफा में रह लेते थे, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमने आग पर नियंत्रण पाया, हमने कुछ कृषि के लिए हमने कुछ औजारों का निर्माण किया, हमने पशुपालन के पहले पशुपालन होगा, सॉरी पहले शिकारी, हमने शिकार के लिए कुछ हमने औजारों का निर्माण किया, पशुपालन करना स्टार्ट किया, कृषि करना स्टार्ट किया, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किया, आग पर नियंत्रण किया, और हमको लगा कि ठंड लग रहा है, कुछ गर्म कपड़े चाहिए। तो उस समय जब इंसानों की बौद्धिक क्षमता का जब विकास होने लगा, तो इंसानों के पास क्या ये लगी, चीजों का होने लगा। और जब चीजों का जानकारी होने लगा, तो ये संभव नहीं था कि एक सारे के सारे के कि कोई एक व्यक्ति ये कृषि है, पशुपालन भी, मिट्टी के बर्तन भी बना रहा है, शिकार भी कर रहा है और चीजें भी कर रहा है, सारे की सारी चीजें कर ही नहीं सकता, अपना ही नहीं पा रहा है, कोई जरूरत लग अब मन की बस में नहीं है मैं वो इतने सारे काम कर सके। वो न कि हम जो है इंसान एक से दो या दो से तीन काम ही कर सकता है, इतने सारे काम को, अभी काम हमारे हैं, काम को नहीं, पशुपालन भी जरूरत है, शिकार है, शायद अनाज ना, तो किस भी इकट्ठा करते हो, शायद करते हो, पशुपालन ताकि कुछ पशुपालन कुछ फन से तो से जीना है। तो हर था कि एक क्या कि अपने काम को पहले दिन भर में 6 से था नहीं करेगा, उसको कि नहीं अब नहीं करोगे, वो विकल्प छोड़ दिया कि हम क्या अपने कर लेते हैं कि जो है दिन में 2 से 3 काम, एक काम ऐसा है कि कोई करे, कोई दूसरा करती है, चौथा नहीं, कोई 5 मिट्टी के बर्तन, हमने इस तरीके से हमने काम को अपने काम को या भी ना हमने उतार दी रखी थी। अगर आप उतार कृषि नहीं तो पशु की रुचि बेटा पशु बना सकता है, हमने इसकी एकदम स्वतंत्रता दिया था। और इस तरह से हमने कामों को हमने आपस में
जो कि शुरुआत पर योग्यता बुद्धि का विकास, तो हमारे पास उस काम थे। जैसे समय बीतता गया हमारे बुद्धि का बौद्धिक क्षमता का और ज्यादा विकास होता गया, और जैसे जैसे हमारे बौद्धिक क्षमता का और ज्यादा विकास होता गया, हमारी योग्यता बढ़ती गई, हमारी चीजों का जानकारी होते गया, चीजों की जानकारी होने लगी, हमारी जरूरत बढ़ती गई, काम बढ़ते गए। जैसे शुरुआती दौर में क्या चीजें थी, एक व्यक्ति था केवल मिट्टी के बर्तन बनाना था, या कृषि या शिकार के केवल औजार बनाता था। आगे चल के धीरे लोगों की बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, लोगों की क्या योग्यता का विकास हुआ, तो बढ़ गया। तो कोई पता चला कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो कोई मूर्ति बना रहा है, तो कोई लोहे के हथियार बना है, तो कोई आभूषण बना रहा है, सब निर्माण कर रहे हैं। तो कोई मूर्ति का बना रहा है, तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई बर्तन पीतल तांबे का बना रहा है खाने के लिए, तो कोई बना रहा है सोने के आभूषण बना रहा है, तो कोई लोहे के कुछ बना रहा है, तो कोई मूर्ति बना रहा है। तो पहले तो एक ही था, अब 5 6 7 हो गए। तो इतना लोगों का विकास हुआ ना, इतने सारी चीजें बढ़ी ना। तो कहने का मतलब जो जाति थी, शुरुआती दौर में जाति का निर्माण कैसे हुआ, ये कार्य से हुआ। जाति का जो निर्माण था कार्य से, क्योंकि उस समय के जो तत्कालीन जो आदि मानव थे, आदि मानव ने मानव अब तो आ गए थे, उनको तो समझ आ गया कि एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता है, इसलिए उन सभी लोगों ने अपने अपने काम को बांट लिया, और जो व्यक्ति जिस काम को चुना आगे चलकर वही उसका पहचान होगा, कि कृषि का काम करता है तो किसान है, ये लोहार का काम, ये लोहे का काम करता है तो लोहार है, ये मिट्टी का काम करता है तो ये है वो है। इस तरीके से क्या कार्य को इंसानों ने बांटा, और बाद में वही कार्य उनकी क्या जाति हो गई। जाति का मतलब वो वही उनकी क्या पहचान हो गया, पहचान होगी, जाति यानी वही उनकी पहचान हो गया, कि जो जो काम कर रहा है उससे उसकी पहचान है। और शुरुआती दौर में जो क्यों रहा स्वतंत्रता था, धीरे 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 जैसे समय बीतता गया, समय बीतता गया, तो जो पिता थे अपने बच्चों को अपना ही काम सिखाते थे। जैसे कोई पिता कृषि कर रहा तो उसने अपने बेटों को कृषि सिखाया, उसका वो कृषि किया तो उसने अपने बेटों को कृषि सिखाया, उसने अपने बेटों को कृषि सिखाया। और काफी सालों बाद 10 20 15 साल में नहीं, 200 300 400 500 ऐसा समय लगा। एक समय बाद क्या होने लगा, यही के सारे क्या काम जन्म आधारित हो गए, कि अब आपका जन्म इस जाति में हो जाए, इस संप्रदाय में हो जाए, इस क्षेत्र में हो जाए, ऐसे परिवार में हो जाए, तो आपको यही कार्य करना है, आप इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते थे। और सभी जातियों का, सभी लोगों का एक दूसरे के ऊपर दबाव बाद में होने लगा। तो जस्ट 10 इस तरह के समूह बढ़ गए थे कि इनका इनका अपना काम होगा, कुछ इस तरीके से काम होगा। आगे जैसे जैसे समय बढ़ा तो 10 से 20 हो गए, 20 से 30 हो गए, आज सबका एक दूसरे पर दबाव होने लगा, कोई अपना जो है समुदाय छोड़ के जा नहीं सकता। तो इंसानों ने क्या एक समय बाद, एक समय पहले अपने काम को बांटा, और आगे चल के इसी काम से उनकी पहचान होने लगी, और यही पहचान आगे चल के क्या जाति बनी। और धीरे धीरे क्या जाति, ये जातियों की संख्या जो है आगे चल के धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि जब इंसानों ने अपने काम को बांटा तो 10 काम को बांटा, 200 साल बाद वो 10 जाति वो 15 हो गए, फिर 500 साल बाद 15 जाति 30 जातियां हो गए, फिर जैसे समय बता तो और जातियां में वृद्धि होने लगी। यानी यदि आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ें तो आपको प्राचीन समय इतनी आपको जातियां नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ये गुप्त काल आते आते तक आपको देखेंगे बहुत ज्यादा आपको जातियों को देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है, यदि आप मौर्य काल को पढ़ें तो आपको बहुत ज्यादा आपको जातियां देखने नहीं मिलेगी, उसमें बहुत सीमित जातियां थी। लेकिन आप जब गुप्त काल तक आए तो गुप्त काल तक आते आते आपको ना जातियों की संख्या में बहुत ज्यादा आपको वृद्धि देखने मिलती है। क्यों? क्योंकि उस समय विदेशी आक्रमण भी होते थे, विदेशी आते भी थे, विदेश से लोग आते थे, विदेशी जनजाति जैसे शक हुए, कुषाण हुए, हूण हुए, ये सब आए भारत में बसे, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, लोगों ने विवाह किया, लोग भारतीय समाज में बस गए, जिससे जातियों और जातियों में विभाजन हुआ और जातियों ठीक ठाक एक संख्या बढ़ने लगी। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि जाति कहाँ से भारत में आया, जातियों की उत्पत्ति कैसे हुआ और जातियों की संख्या में वृद्धि कैसे हुआ, आप समझ पा रहे हो। तो जाति जो है, जब आदिमानव से लोग मानव बने, लोगों की जरूरत बढ़ने लगी, एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर पाता था, इसलिए इंसानों ने, लोगों ने अपने काम को बांट लिया। और जब काम को बांटा तो 8 10 जातियां हुई, वही जो काम को बांटा आगे चलकर उनके काम की वजह से उनकी पहचान की जाने लगी, और वही पहचान आगे चल के उनकी जाति बनी। और शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा जातियां नहीं थी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बढ़ता गया जातियों में वृद्धि हुआ। पहले कारण जातियों में वृद्धि हुआ क्योंकि उस समय लोगों की बौद्धिक क्षमता बढ़ती गई, जरूरत बढ़ती गई,
चीजों में बदलाव होता गया। पहले एक ही व्यक्ति केवल मिट्टी का काम और कृषि का केवल औजार बनाता था, शिकार के केवल औजार बनाता था। बाद में चीजें बदलने लगी, कोई दूसरा वर्ग भी उसी में आ गया जो लोगों के आभूषण बना रहा है, कोई दूसरा वर्ग है जो कृषि और पशुपालन के हथियार बना रहा है, कोई तीसरा उसी में एक वर्ग आ गया, एक जाति आ गया जो मिट्टी के बर्तन बना है, तो चौथा वो वर्ग आ गया, एक जाति आ गया जो खाने पकाने उकाने के लिए, उसमें खाने के लिए स्टील या तांबे के बर्तन बनाए, उसमें स्टील नहीं यानी तांबे के बर्तन बनाए। तो जातियों में उपजातियां और धीरे धीरे विभाजन होते गए। तो पहला एक कारण था लोगों की बौद्धिक क्षमता बुद्धि का विकास हुआ, जरूरतों का विकास हुआ, तो उससे जातियों की संख्या बढ़ती गई। दूसरा, विदेशों से लोग आकर भारत में भरते गए, पूरे दुनिया से लोग आए, जैसे शक आए, हूण आए, कवक आए, ये सब आए, जिससे भारत में जातियों की संख्या में वृद्धि हुआ। ठीक है, तो जाति क्यों, जाति कैसे, जातियों की संख्या कैसे वृद्धि हुआ। आज भारत में, भारत के किसी भी क्षेत्र में ले लें आप, भारत में जातियों की संख्या कम नहीं है, जाति में भी उपजाति है, भारतीय समाज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है आपका जाति, धर्म और लैंगिक मसले देखना है। तो लैंगिक मसले हमने देख लिया, धर्म को भी देख लिया, अब जाति की क्या समस्या है अब आप वो देखिए। देखिए, भारत में, भारत ही विश्व का, जैसा मैंने बताया, एक ऐसा देश है जहां पर जातिगत भेदभाव, जातिगत असमानता और जातिगत चीजें देखने को मिलती हैं। पूरे विश्व में आपको जो है धार्मिक असमानता देखने को मिले, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, यहूदी और स्त्री पुरुष में भेदभाव देखने को मिलती है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है, अपवाद स्वरूप शायद कोई दूसरा देश हो सकता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर जातिगत भेदभाव होता है और भारत में जाति जो है राजनीति को प्रभावित करती है। ठीक है, तो राजनीति को कैसे प्रभावित करती है इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको इरेज कर दूं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिए। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से जो है सुनिएगा। अब जो है जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, देखिए। भारतीय समाज में 4 वर्ण है, हिंदू समाज में, भारतीय जो समाज में, इसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि अगर आप इस्लाम धर्म से कोई व्यक्ति है तो उसमें भी 3 वर्ण है, शिया, सुन्नी और कुर्द। ठीक है, तो भारतीय समाज में जो हिंदू समाज है इसमें क्या आपको 4 आपको वर्ण देखने को मिलेगा, आपको 4 वर्ण देखने को मिलेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपको 4 वर्ण देखने को मिलेगा। और ब्राह्मण का काम उसमें फिक्स था, जैसा कि पढ़ना और पढ़ाना, राजा के सलाहकार होना, मंत्री होना, उनके पुरोहित होना, इनका काम था। तथा उसके साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान एवं शुभ कार्य करना। क्षत्रियों का काम क्या था, राज्य की सुरक्षा करना, शासन करना, कर इकट्ठा करना, भेंट लेना, ये क्षत्रियों का काम था। जो वैश्य थे इनका काम था बिजनेस करना, व्यापार करना, जैसे बड़े पैमाने पर कृषि करना, बड़े पैमाने पर पशुपालन करना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक चीजों को बेचना, खरीदना, उस समाज में जो भी चीजें चाहिए, खाने पीने पहनने, जो भी चीज का किसी वस्तु को चाहिए तो व्यापार ये वैश्य और उस समाज में पहुंचाने का काम करते थे। और जो शूद्र होते थे ये क्या करते थे, ये इनकी जो है सेवा करते थे, इन तीनों वर्ग की क्या ये जो है सेवा करते थे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो पशुपालन कार्य करता है, उसके पास मान लीजिए 100 भैंसे हैं, और 100 भैंसे का वो तो केवल उसका देख रेख तो नहीं कर सकता था, तो ये क्या करता था, शूद्रों का यहाँ पर प्रयोग करता था कि आप उन भैंसों को देखो, उनके चारे का प्रबंध करो, अन्य चीजें करो। जबकि वहीं पर कोई क्षत्रिय है तो घर का काम वो नहीं करेगा, या उसके जो घोड़े हैं, घोड़े हो गए, या उसके घर की साफ सफाई हो गई, उसका हथियार को देखभाल करना, कुछ भी करना, इस तरह के काम करता वो शूद्रों से कराता था, अब सेवा लेता था। जबकि जो ब्राह्मण होते थे वो भी क्या शूद्रों से आमतौर पर सेवा लेते थे। यानी शूद्र वर्ण की क्या इनका जो काम होता था, क्या करना पड़ता था, इनका जो काम होता था इन तीनों वर्ण की सेवा करना। जबकि हमारे समाज में 5वें 4 ही तो वर्ग हैं, लेकिन एक और वर्ग होता था जिसको हम अछूत बोलते थे, अछूत, जो कि इनको जो है समाज में सबसे नीचे इनको रखा जाता था, और हर गांव में ये पाए जाते थे, और इनको गांव के सबसे किनारे इनको रखा जाता था, क्योंकि एक रूढ़िवादी, एक गलत, एक मानसिकता, एक विचारधारा होते हैं कि ये लोग बुरे होते हैं, ये बेकार होते हैं। हालांकि ये होते नहीं है, वास्तव में ये गलत है, क्योंकि प्राचीन समय से, ठीक है, तो प्राचीन समय से इनके प्रति एक नकारात्मक विचारधारा रखी गई है, और इनको क्या हमेशा जो है
गांव से एकदम साइड में रखा गया। कहने का मतलब है अगर किसी गांव की अगर आप संरचना देखें तो गांव के बीचों बीच में जो उस गांव के जो अगड़े जाती है यानी जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनके जो घर है गांव के बीचों बीच में कुछ आपको इस तरीके से मिलेगी, इस तरीके से आपको देखने मिलेगी। जबकि उससे जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके जो घर आपको गांव के बीच से थोड़ा सा साइड में देखने को इस तरह के आपको इधर मिलेगी। जबकि जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं इस तरह के इनकी घर गांव के एकदम किनारे देखने को आपको जो है इधर जो है आपको देखने को मिलेगी, इस तरह की इधर जो है आपको देखने को मिलेगी। जबकि जो ये अछूत है जिनको लोग बहुत बुरा मानते हैं हालांकि होते नहीं, उनका जो है गांव की एकदम किनारे एक किनारे इनका जो है इस तरह से इधर जो है इनका इस तरह से घर आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय समाज में इतनी भेदभाव क्यों, इतनी विविधता की और इतना बुरा भेदभाव क्यों होता है, आखिर न विविधता क्यों है, विविधता क्यों, न बुरा बर्ताव क्यों इन लोग साथ, न शोषण क्यों, इसका जो है मैं कारण को देखेंगे। प्लस जाति जो किस तरह से राजनीति को जो है प्रभावित करती है। ठीक है, तो भारतीय समाज में ऐसी परंपरा है कि भारतीय समाज में ये जो वर्ण का जो निर्धारण किया गया है ये धार्मिक स्तर पर निर्धारण किया गया है कि ब्राह्मण काम ये होगा, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का काम ये होगा। और जो अशुद्ध होते थे जिनको सबसे निचले वर्ग का माना जाता था इनका जो कार्य था ये जो था नगर की साफ सफाई करना, सड़क की या नालों की साफ सफाई करना, या कोई मृत जानवर मर गया है उसकी जो शव का दाह संस्कार करना, इस तरह की जो क्या था इनका जो है काम था। और जबकि जैसे मैंने पहले बताया कि भारत में जातियों का जो निर्धारण था वो कर्म आधारित हुआ था। कर्म के आधार पर लोगों ने इंसानों ने केवल अपने काम को बांटा था और उस समय पूरी स्वतंत्रता थी लोगों को अपने काम को छोड़कर दूसरे काम को अपनाने के। लेकिन कई सौ साल बाद धीरे धीरे ये क्या चीजें बदलना बंद हो गई और जो पिता काम करने लगे वही काम क्या अपने बेटों को कराने लगे और एक समय बाद ये चीजें बंद हो गई और बाद में उसी कार्य की वजह से क्या उनकी पास होने और एक समय लगा लोग छोटा और बड़ा का छोटा छोटा है हम बड़ा के मन में लगा ये काम महान हम करते तो बहुत बुरे भेदभाव और जितने भी वर्ण थे वर्ग थे वो वो जाति वो और दूसरे अपने आप को ऊंचा एवं महान दिखाने का भी बहुत अच्छा खासा प्रयास किया और आज भी होता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें दो तीन चीजों को, लेकिन उसको देखने से पहले अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसमें तो कुछ खास नहीं है तो आप ले सकते हो। और मैं जरा आपका जो है लाइव कमेंट जरा देख लूं। चलिए ठीक है, ठीक है, उम्मीद कर पाऊँ कि चीज़ आपको समझ में आ रहा है। और एक बात मैं आप लोग को बोलूँगा कि इस पे जो है आप अपने जाति पर या किसी वर्ण पर आप जो है सीरियस ना लें, क्योंकि मैं पहले आप लोग को क्लियर कर दूं मेरा किसी जाति धर्म भाषा लिंग वेशभूषा आदि का ना तो मैं समर्थन करता हूं और ना तो मैं विरोध करता हूं। मैं यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ केवल समझाने के लिए, जो भी बात कहूँगा केवल समझाने के लिए और वही कहूँगा जो एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में है। अपने इच्छा अनुसार मैं किसी भी चीज का ऐसा जो है मैं दावा नहीं करूंगा, ठीक है, और ना ही मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इसका जो है आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो जाति और राजनीति में क्या चीजें हैं आप इन सभी चीजों को देखिए। तो जातिगत जो असमानताएं थी ये पूरे दुनिया भर में नहीं केवल भारत में देखने को मिलता है। और जातिगत असमानता कैसे है, लोगों ने अपने काम के आधार पर जातिगत असमानता आई और जातिगत असमानता में बहुत सारे लोगों के साथ बुरा बर्ताव और बहुत छुआछूत इस तरह की चीजों को देखने को आपको मिलता है। हालांकि भारत में प्राचीन काल से लेकर भारत में प्राचीन काल से लेकर मैं इसको बता दूं, देखिए ये जो वर्ण व्यवस्था के आधार पे ये जो छुआछूत आपको आमतौर पर देखने को मिलता है भारतीय समाज में, हिंदू समाज जो जितने ऊंचे पद पे है उसको उतना महान बताया जाता है और जो जितने नीचे हैं उनको उतना बुरा बताया जाता है और जो कहीं ना कहीं एक विविधता है, एक शोषण माना जाता है। और भारत में भारतीय समाज में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक ऐसे बहुत से ऐसे लोग हुए, बहुत से ऐसे नायक हुए, बहुत से ऐसे धर्म प्रवर्तक हुए, धर्म का ज्ञान देने वाले लोग हुए, अन्य चीज हुए, इन्होंने हमेशा क्या इसकी कठोर शब्दों में इस वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। जैसे अगर प्राचीन भारत के यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से इसकी आलोचना की कि पूरी तरह से बेकार है, बकवास है, क्योंकि हिंदू धर्म में इसको जो है दैवी माना जाता है। हिंदू धर्म में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कि ब्राह्मण का काम पढ़ना लिखाना, कथा वाचना, राजा का पुरोहित या मंत्री बनना,
क्षत्रिय काम होगा शासन करना या राज्य की सुरक्षा करना या कर इकट्ठा करना। वैश्य काम होगा व्यापार करना, बिजनेस करना। अशूद्र काम होगा इनका सेवा देना। जबकि जो अशूद्र काम होगा जो नगरों की साफ सफाई करना, नालों के, ये जो चीजें हैं बहुत से लोग मानते हैं कि ये दैविक है, यानी देवी देवताओं ने इनको बनाया है। जबकि बहुत से व्यक्ति हुए जैसे गौतम बुद्ध हुए, महावीर जैन स्वामी हुए, कबीर हुए, तुलसी हुए, और आधुनिक समय में जैसे अंबेडकर हो गए और ज्योतिबाई फुले हो गए, राम नायकर पेरियार हो गए, फिर ये हो गए महात्मा गांधी हुए। इन सभी लोगों ने इसको एकदम बकवास और बेकार बताया कि ये देवी या देवताओं द्वारा कुछ नहीं बनाया गया, ये गलत है। बुद्ध ने तो इसको खड़े शब्दों में इसकी जो आलोचना की कि ये देवी देवताओं ने नहीं बनाया, हम इंसानों ने इसको बनाया है, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। गौतम बुद्ध भी इसको नहीं मानते हैं, महावीर जैन स्वामी भी नहीं मानते हैं। और आधुनिक भारत में जैसे अंबेडकर हुए, महात्मा गांधी हुए और ज्योतिबाई फुले हुए, इन सब ने भी इसका कठोर शब्दों में इस वर्ण व्यवस्था का क्या इन्होंने आलोचना की है। और इन सब ने वर्ण व्यवस्था को आधार ना मानते हुए इन सभी लोगों ने कर्म को महत्व दिया है और कर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को अपनी योग्यता या अपने कार्य को चुनने का पूरी तरीके से अधिकार दिया है कि कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करे वो जन्म आधारित ना करे बल्कि कर्म आधारित करे। ये किसने, इन सभी लोगों ने आमतौर पे कहा। और इन सब ने इस व्यवस्था को उखाड़ने के लिए और इस व्यवस्था को कठोर शब्दों में जो आलोचना इन सब ने आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से लोगों ने किया है, अपने ज्ञान के स्वरूप, अपने आंदोलन के स्वरूप और अपने अन्य चीजों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाई है। और ये जो वर्ण आधारित जो भेदभाव देखने मिलता है, जो जाति आधारित जो आपको भेदभाव देखने को मिलता है, ये आज से नहीं, ये गौतम बुद्ध के समय से है। ये गौतम बुद्ध के काल से पहले से भी है, यानी जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उससे पहले से है। लगभग अगर समय में बात करें तो 3000 साल से ये पुराना ये आपको चला जा रहा है। आप ऐसा मान लें 2,500 से 3,000 साल पहले से क्या है ये जो है ये चीजें चली आ रही हैं हमारे भारतीय समाज में। और समय समय पर लोगों ने इसका विरोध किया है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि जो जाति है किस तरीके से राजनीति को प्रभावित करती है। देखिए जाति किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भारत है ये क्या एक लोकतंत्र देश है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को केंद्र में जाने के लिए या राज्य में जाने के लिए, केंद्र में जाने के लिए, राज्य में जाने के लिए मतलब है सरकार में, यानी केंद्र स्तर पे सत्ता में जाने के लिए या राज्य स्तर पे सत्ता में जाने के लिए उसको क्या बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। बहुमत चाहिए का मतलब है जनता का समर्थन चाहिए, जनता को वोट चाहिए। इसलिए हमें भारत में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत में ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो भारत में चुनाव के समय जो वोट मांगते हैं वो क्या काम के आधार पर नहीं मांगते हैं, वो जाति के आधार पर मांगते हैं। और बहुत सारे ऐसे जातियां भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसी एक विशेष पार्टी को वोट देते हैं तो इस आधार पर नहीं देते हैं कि उस पार्टी ने पूरे समूचे भारत के लिए या पूरे भारत के विकास के लिए क्या किया क्या नहीं किया, उनसे मतलब भी नहीं होता है। और वोट केवल इस वजह से देते हैं कि हम बाकी जातियों से आगे रहें या हमारे उस पार्टी का दबदबा रहे, इस वजह से भी वोट देते हैं क्योंकि उनको लगता है वो पार्टी आएगी तो हमारा विकास करेगा। इसलिए कुछ जाति, कुछ धर्म, कुछ विशेष के लोग भी उस पार्टी को वोट देते हैं। तो यहाँ पर दोनों आप देख सकते हैं बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट मांगती हैं और बहुत सारे ऐसे धर्म जाति के लोग हैं जो किसी एक विशेष पार्टी एक धर्म के लोग को भी वोट देते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं क्या प्रभावित करता है, लोकतंत्र को प्रभावित करता है। अगर आप एनसीईआरटी की ये जो किताब है अगर इस किताब को देखें तो इस किताब में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो एक फोटो दिया है आप देख सकते हैं कि इस एनसीईआरटी किताब में जो आपको फोटो दिया है इसमें दिखाया जा रहा है कि भारत में जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों का किसी न किसी जाति के साथ, किसी न किसी धर्म के साथ उनका संबंध है और वो मानती हैं कि इस जाति का जो वोट है केवल हमारे पार्टी को मिलता है और इस जाति का वोट केवल हमारे पार्टी को मिलता है, हालांकि जो कि हमला मिलता है। तो ये जो क्या है ये लोकतंत्र के लिए क्या नुकसान है, लोकतंत्र के लिए क्या नुकसान है, क्योंकि इससे क्या होगा कि भारत में जिस क्या ये लोकतंत्र के लिए नुकसान है। अब कैसे नुकसान है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए कैसे नुकसान मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए
देखिए, नुकसान कैसा है इसको समझने के लिए हम दो स्तर पर समझते हैं। एक है केंद्र लेवल पर, एक ग्रामीण स्तर पे। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में देखिए जब चुनाव होता है तो होता क्या है, कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां पर किसी एक जाति या धर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर गांव में एक ही धर्म या किसी एक जाति के लोग की जनसंख्या ज्यादा हो कम हो। बहुत ऐसे गांव होता है जिसमें किसी एक धर्म या जाति के लोग, उनकी जनसंख्या सामान्यतः ज्यादा होती है, या उस धर्म के मानने वाले लोगों की जनसंख्या ज्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होता है, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जब चुनाव होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव का तो वही सिस्टम है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले वो उम्मीदवार वहां का जो है गांव का अध्यक्ष या गांव का जो है पद पर वो चुनाव जीतेगा। तो ऐसे समय में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जब चुनाव होता है तो चुनाव में क्या होता है, जिस गांव में जैसे मान लीजिए ये कोई एक गांव है, जैसे आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए कोई गांव है। अब इस गांव में मान लीजिए इसकी जनसंख्या 1000 है। अब मान लीजिए इसकी जनसंख्या अब 1000 है। अब 1000 है, इसमें मान लीजिए टोटल इस गांव में मान लीजिए 5 जाति के लोग रहते हैं, जाति के लोग हैं, 5 जाति के लोग हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि इस गांव में 5 जाति कौन कौन सी मैं लिख दूं, नाम ना लिखते हुए, ए बी सी और डी और ई, मान लीजिए 5 जाति के लोग हैं। अब मान लीजिए ए जाति की जनसंख्या जो है 300 है, बी जाति की जो जनसंख्या है 200 है, और जो है सी जाति की जो जनसंख्या है 100 है, और इनकी जो जनसंख्या डी जाति की जो जनसंख्या कितनी है, इनकी जो है इनकी भी 200 है, और इनकी जो है इनकी जनसंख्या जी है 100 है। अब मान लीजिए इस गांव में यदि चुनाव हो जाए, गांव में चुनाव हो जाए, अगर इन 5 जातियों से 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और जाति के आधार पे वो वोट मांगे, या यहाँ के गांव के सभी लोग जो हैं जाति के आधार पर वोट दें, क्योंकि दोनों समस्या है, बहुत सारे पार्टियां, बहुत सारे उम्मीदवार जाति के आधार पर वोट भी मांगते हैं और बहुत सारे लोग जाति के आधार पर वोट देते भी हैं, डालते भी हैं कि यह व्यक्ति हमारी जाति का है, यह व्यक्ति हमारे क्षेत्र का, हम इसको वोट देते हैं। इसलिए हमारे भारत में जब लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा और जब राज्य विधानसभा का जब चुनाव होता है, तो कभी कभी ऐसा कोई विधायकी क्षेत्र होता है या सांसदीय क्षेत्र होता है जहाँ पर जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा होती है, तो वहाँ पर अगर 10 पार्टी चुनाव लड़े तो 10 पार्टी के जो 10 उम्मीदवार होंगे वो क्या एक ही जाति के होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है इसी जाति के। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक सांसदीय क्षेत्र पर अगर 10 पार्टी चुनाव लड़े तो 200 पार्टी उसी जाति के उम्मीदवार को ही चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वहाँ जानते हैं वहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा इन्हीं की, तो वोट और बहुत पार्टियां वोट। गांव में अगर चुनाव हो रहा है, 5 ए बी है की जनसंख्या, पांचों जाति क्या चुनाव लड़ रहे हैं, किस चुनाव में, आप हमें ये बताओ। तो सबसे ए जाति जो है जनसंख्या 300 है, जाति की जो पार्टी है, इस जाति के जो व्यक्ति है चुनाव में, अब जब ये चुनाव जीत हासिल करेगा, हो सकता है कि इन 4 जातियों के लिए कोई कार्य ना करे या उतना काम ना हो जितना इस जाति के लिए हो। तो आगे से बाद में क्या होगा कि जो सी और डी जो जाते हैं ये आपस में गठबंधन करेंगे और ये सोचेंगे कि हम चलो चुनाव लड़ते हैं मिलकर, आपका हमारा उम्मीदवार, और कोई चुनाव जाए तो हम दोनों का विकास हो। ए ई और बी ने गठबंधन कर दें और कहें कि हम दोनों मिलकर चुनाव लड़े और जिस भी पार्टी की या जिसकी भी सरकार बने मिलकर काम करेंगे। तो इससे क्या एक तरह से लोकतंत्र का जो ढांचा हो वो बिखरने लगता है। तो गांव में आमतौर पे यही होता है, गांव में चुनाव में या जो सांसद का जो चुनाव होता है, सांसद का और जो विधायक का होता है, वहां पर यही होता है। सांसद और विधायक के चुनाव में तो सामान्यतः यही होता है कि जिस उम्मीदवार को जितना ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। इसलिए बहुत सारे लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं जिस पार्टी से उनका रिलेशन है, या बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को वोट देते हैं जो उनकी जाति का हो। तो इससे वहाँ उस क्षेत्र में वही सांसद, वही विधायक आमतौर पर जीता है जो उस जाति का, उस संप्रदाय का हो। तो इससे बाकियों का क्या विकास नहीं होता है, या उतना विकास नहीं होता है जितना इनका होता है। तो एक तरह से जाति क्या लोकतंत्र को और लोकतंत्र में राजनीति को प्रभावित करती है। दूसरा, अगर यही चीजें गांव स्तर पर हो रही है कि किसी ए जाति के व्यक्ति की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए चुनाव में ए व्यक्ति क्या है, ए व्यक्ति जो है या ए व्यक्ति जो पार्टी वो उसकी सरकार बन रही है, अगर यही चीजें
केंद्र लेवल पे होने लगे, यानी केंद्र स्तर पे हो, केंद्र सरकार के लेवल पे हो, तो क्या ये देश चल पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हमारे संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था, तो हमारे संविधान निर्माता इस सभी चीज़ों को जानते हैं कि हमारे देश में किस तरह के जातिगत भेदभाव है, किस तरह की जातिगत असमानता है, और सभी जातियां आपस में अपने आप को महान बनाने में या ऊपर उठाने में या अपने विकास में सब दौड़ में लगी हुई हैं। तो अगर ऐसा कर दें जिसको बहुमत मिलेगा उसकी केंद्र में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा केंद्र में राज्य में सरकार बनाएगा, तो जिसकी जाति में जनसंख्या ज़्यादा है तो वही समानता केंद्र में पहुँचेंगे, और वो पहुँचेंगे तो बाकियों का विकास नहीं होगा। इसलिए संविधान निर्माता जब वो संविधान निर्माण कर रहे थे, तो राज्य विधानसभा में यानी सांसद के पद के, राज्य विधानसभा यानी विधायक के पद के लिए और सांसद के पद के लिए भले ही अधिकतम वोट कर दिएगा कि जिसको अधिकतम वोट मिलेगा वह सांसद या विधायक होगा, लेकिन केंद्र में सरकार बनाने के लिए और राज्य में सरकार बनाने के लिए यहाँ पर अधिकतम वोट नहीं किया गया कि नहीं चलो केंद्र में उसी पार्टी की सरकार बनेगी जिसको अधिकतम सांसद जीतेंगे, या राज्य में उसी पार्टी की सरकार बनेगी जिसके अधिकतम विधायक होंगे। ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर बहुमत किया गया है। बहुमत किया गया है कि कोई किसी पार्टी या किसी भी गठबंधन दल के उसी के सरकार बनेगी जिसके पास 50+1, 50 यानी 50% प्लस 1 का बहुमत होगा। नहीं तो क्या होगा? मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हुआ, तो चुनाव मान लीजिए ABCDEF H और चुनाव लड़े। कि हमारे भारत में 43 सांसद है, तो 5 सांसद है, 100 के सांसद इनके हो गए, इनके हो गए, जो है सी के हो गए, जो है डी के हो गए और 5 हो गए, 100 हो गए, और मन के जो है 125 और अन्य सब हो गए। ओके, तो सब अगर हम अधिक कर देंगे तो पार्टी की सरकार बनेगी, एक सीट पे इनकी सरकार बन जाएगी इस स्तर पे। और मान लीजिए एफ जो है, इस एफ पार्टी को कोई विशेष धर्म के लोग, कुछ कोई विशेष जाति के लोग वोट देते हैं, तो एफ नाम की जो पार्टी होगी किसके लिए ज्यादा काम करेगी? उस जाति के लिए विशेष रूप से काम करेगी जिस जातियों ने उसको क्या वोट दिया है, और उसी जाति का विशेष रूप से विकास होगा। तो यहाँ पर समस्या आ जाएगी, क्योंकि अगर हम अधिकतम सीट कर दें तो 125 मिलने के बावजूद भी ये जीत गई, क्योंकि इतनी सारी पार्टियों ने चुनाव रखा है। इसलिए हमने क्या केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर हमने उसी पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत होगा, अधिकतम सीट कर दिया केंद्र उसी पार्टी उसकी सरकार बनेगी, 50% प्लस 50+1 का उसको बहुमत हो, यानी 50% प्लस 1 का बहुमत हो, उसी की ही पार्टी की सरकार बने, ताकि उसके पास कम से कम राज्य विधानसभा में या लोकसभा में लगभग 50% क्या उसके पास सांसद या विधायक हों। अब ऐसा तो है ना कि भारत में इतनी सारी कोई, अब इससे क्या होगा कि भारत में किसी भी पार्टी को यदि राज्य में या केंद्र में सरकार बनानी पड़ेगी तो वो केवल एक जाति के या एक धर्म के, जाति आप ले लिए, केवल एक जाति के आधार पर वो राज्य में या केंद्र में वो सरकार बना ही नहीं पाएगी। उसको सरकार बनाने के लिए उसको एक जाति ने बल्कि कई सारी जातियों का उसका समर्थन लेना पड़ेगा। जब तक वो कई सारी जातियों का समर्थन नहीं पाएगी तब तो ना तो केंद्र में सरकार बना पाएगी ना तो राज्य में सरकार बना पाएगी, वो बना ही नहीं पाएगी। और जब कई सारे पार्टियों के समर्थन में केंद्र में या राज्य में अगर वो सरकार बनाएगी तो सबके लिए काम करेगी, तो इससे ज़्यादा संभावना रहेगी कि ज़्यादा जातियों का विकास हो। तो इसलिए हमने लोकसभा और राज्य विधानसभा यानी लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव में हमने सरकार में जाने के लिए हमने बहुमत का आंकड़ा रखा है कि जिस पार्टी को 50+1 यानी 50% और एक सीट जिसको मिलेगा वही राज्य विधानसभा में और लोकसभा में उसकी सरकार बनेगी, ना कि अधिकतम सीट पाने वाले। यानी आप अपने क्षेत्र में सांसद का चुनाव लड़ो, यदि आपको 100 सीट भी मिल जाए और आपके साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं 5 लोग को, अगर उनको 20, 15, 25 भी मिल जाए वोट मिला, आपको 100 भी मिला तो भी आप सांसद बन जाओगे। लेकिन केंद्र सरकार उसी पार्टी बनी जिसको बहुमत रहेगा, यानी 543 में से 272 सांसद चाहिए, उससे कम नहीं। चाहे आप एक पार्टी हो चाहे आप 10 पार्टियां गठबंधन करके करो, हमने यहाँ पर बहुमत रखा। हमने यहाँ पर क्या, हमने बहुमत रखा, हमने अधिकतम नहीं रखा। यदि अधिकतम रखते हैं तो होता क्या, चुनाव में अगर 10 पार्टी चुनाव लड़ी, कोई एक पार्टी जिसको केवल 125 सांसद ही जीते और कहते बाकी 9 पार्टियां, किसी पास तो 50 सांसद है, किसी पास 80 है, किसी पास 60 है, तो हमारे पास 125 है, तो हमको सबसे ज्यादा वोट सांसद जीते तो हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बहुमत है। तो बहुमत में आपको 50+1
लाना पड़ेगा। और इसके लाने के लिए भारत में ऐसी कोई जाति की इतनी संख्या नहीं है, किसी एक जात के आधार पे आप राज्य विधानसभा में या लोकसभा में क्या आप सरकार बना सके। इसके लिए बाकी सभी जातियों को आपको समर्थन मिलेगा तो ही आप बना पाएंगे, उसके पहले नहीं। जिससे क्या होगा, आप जो सरकार जाएगी केंद्र लेवल पर या राज्य लेवल पर, वो सभी के लिए काम करेगी, ना कि केवल एक विशेष जाति पर फोकस करेगी। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने अपने यहाँ जो पिछड़े हुए जाति है, जो कुछ ऐसे जातियों को हमने पहचान किया जो अगड़े और पिछड़ी जाती है, अगड़ी और पिछड़ी जाती है, उनके विकास के लिए भी हमने कुछ प्रावधान किया है। जैसे कि जो हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होता है, उसमें हमने वर्ष 2019 का आंकड़ा देखे तो लगभग कुछ 93 सांसद एसटी और लगभग 43-40 कुछ सांसद जो है हमारे जो है 47 सांसद, कुछ ऐसे एग्जैक्ट डाटा नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, क्या हमारे एससी के हमने इस तरह से क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए हमने आरक्षित किया है ताकि उनका भी विकास हो सके। तो ये मैं कहा, जाति के आधार पर लोग वोट देते भी हैं और जाति के आधार पर लोग क्या करते हैं, वोट मांगते हैं, जिससे क्या लोकतंत्र जो है प्रभावित होता है और लोकतंत्र ना प्रभावित हो सके, सबका विकास हो सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माता ये उस बात को जानते थे, इसलिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव में उन्होंने सरकार में जाने के लिए किसी पार्टी को अधिकतम सीट ना की जगह उन्होंने क्या बहुमत का आंकड़ा रखा कि बहुमत होगा तो ही आप सरकार चला पाएंगे। और बहुमत के लिए सभी जातियों का आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो कि आप एनसीईआरटी का जो आपका फोटो देख सकते हैं ना, इसमें एनसीईआरटी का दिखा है कि जितने भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों का क्या अपना वोट बैंक है, वो जानते हैं कि ये पार्टी हमको वोट देती है, फिर भी किसी एक व्यक्ति के उसमें सरकार नहीं बन सकती। तो यही है कि जाति किस तरीके से लोकतंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है। अब अन्य चीजों को कुछ है तो मैं देख लूं। ठीक है, चलिए। तो अगर इसमें कुछ नोट करने की कोई चीजें नहीं है, और मैं उम्मीद करूंगा कि चीजें आपको जो है समझ में आई होंगी। ठीक है। तो अब जो आपका जो चैप्टर था, फोर्थ जो चैप्टर था, ये भी समाप्त हो गया। उम्मीद करूंगा कि ये भी चीजें समझ में आई होंगी आपको। और इसी से आपका जो चैप्टर 4 था, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये भी क्या पूरी तरह से ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो है आपका जो है पांचवा जो चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन, इस चैप्टर को जो है हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और इसी हिसाब से आपका जो चैप्टर समाप्त हो गया। और मैं आप लोग को एक बात बोलूँगा, यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा, कोई चीज़ें ना समझ में आएगा, तो मैं कहता हूँ डेली मैं लाइव क्लास चलाता हूँ शाम 5 बजे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। और आप जो है यदि चीज़ें ना समझ तो लाइव चैट में आप मुझसे पूछिए। प्लस वे बच्चे जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, यदि उनको किसी भी प्रकार की समस्या रहे तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा। और बता दो, ये जो जाति धर्म और लैंगिक मसले नाम का जो चैप्टर था, इसको जो भी मैंने बताया कि वह समझाने के दृष्टिकोण से बताया, इससे कोई भी जाति कोई धर्म का व्यक्ति इसको बुरा ना माने। और मैं एक बात बता दूं, मेरा किसी धर्म जाति वेशभूषा भाषा पार्टी विचारधारा मान्यता आदि से कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं किसी का समर्थन करता हूँ और ना तो किसी का विरोध करता है। या जो भी मैंने बताया कि समझाने के लिए, प्लस एनसीईआरटी में जो लिखित है उन्हीं चीज़ों को बताने के लिए मैंने बताया है। और इसके लिए मैं कहूँ कि ये जो चैप्टर है आप इस चैप्टर को पढ़ें, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आपने कीमती जो अपना समय दिया है वीडियो देखने के लिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।